नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। यूपीए सरकार द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी गई 123 प्रॉपर्टीज नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकार में वापस आ गई हैं। इन प्रॉपर्टीज में वक्फ बोर्ड की मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह शामिल हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 8 फरवरी 2023 को वक्फ बोर्ड से इन 123 संपत्तियों को मुक्त करने को कहा है। यह पूरा मामला गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश पर केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था। रिटायर्ड जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कई बार मौका दिए जाने के बावजूद अब तक 123 संपत्तियों पर उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया, इसलिए इन संपत्तियों पर बोर्ड का कोई हक नहीं रहा। केंद्र सरकार के इस कदम पर आम आदमी पार्टी के विधायक और बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि वह संपत्तियों पर कब्जा नहीं होने देंगे। आखिर यह पूरा घटनाक्रम क्या है, कब शुरू हुआ और इसके क्या मायने हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिद सहित इन संपत्तियों की कीमत अरबों में है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया था। यह फैसला वर्ष 2014 के चुनाव से ठीक पहले लिया गया था। आम चुनाव से पहले ऐसा कदम क्यों उठाया गया? क्या यह संयोग मात्र था? जवाब है नहीं, यह पूर्ण तरीके से एक प्रयोग था। यह प्रायोजित इसलिए भी लगता है क्योंकि वर्ष 2013 में ही कांग्रेस ने संसद में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 को पारित किया। इस एक्ट का एक प्रावधान जो बेहद खतरनाक है। यह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रावधान के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कोई 2 लोग चाहें तो देश भर में किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती है और पीड़ित को भी अपनी याचिका को लेकर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा। यूपीए सरकार का यह एकमात्र ऐसा फैसला नहीं था जिसे कांग्रेस ने अपने वर्षों से चल रहे राज को खत्म होते हुए देखकर लिया था। इसी तरह का एक अप्रत्याशित फैसला 16 मई 2014 को लिया गया था। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए और वह भी तब जब तत्कालीन सरकार हार चुकी थी। इस दिन तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मेहुल चौकसी समेत 13 कंपनियों को लाभ पहुंचाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें चौकसी के नेतृत्व वाली गीतांजलि जेम्स भी शामिल थी। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से मोरालिटी की आशा करना बेईमानी सा मालूम पड़ता है। बहरहाल वापस आते हैं वक्फ के मुद्दे पर। दरअसल कांग्रेस के वक्फ फ्रेम पर आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस शासन की नीति पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उस बयान के ही इर्द गिर्द घूमती है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। वहीं वक्फ को रेवड़ियों की तरह बांटी गई बेशकीमती संपत्तियां अब देश को वापस हासिल हो रही हैं। ऐसे में वर्षों से इन संपत्तियों पर कब्जा जमाए अघोषित मालिकों को मुश्किलें तो जरूर आएंगी, पर प्रश्न यह है कि तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के चक्कर में राजनीतिक दल और उसके नेता क्या इस तरह का आचरण कर सकते हैं जिसमें सरकारी संपत्तियों को एक समुदाय विशेष या यूं कहे वर्ग विशेष को दिया जाए। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।